फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी में जो सेल वाला चैप्टर है, मतलब साइटोलॉजी वाला पोर्शन है, उसको शुरू करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी में जो दिया है 8th चैप्टर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, देन उसके बाद में 9th चैप्टर है वो बायोमोलिक्यूल है, और लास्ट वाला 10th चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो फिलहाल यहाँ पर सेल वाला जो पोर्शन है इनिशियल, इसके कुछ 2-3 पैराग्राफ, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर इन्होंने इनिशियल सेल के बारे में पॉइंट्स दिए हैं, लाइक ल्यूवेनहॉक का वर्क जो है डिस्कवरी ऑफ सेल में, लिविंग फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? ल्यूवेनहॉक। एक्चुअल में उन्होंने बैक्टीरिया पर काम किया, तो वही सेल है, इसलिए ऐसा हुआ। और उसके बाद में सेल थियरी इसमें दी है। सेल थियरी में शिल्डेन एंड स्वान साइंटिस्ट के नाम आते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। देन उसके बाद में कुछ मतलब मॉडिफिकेशन कहें उसको, मॉडर्न सेल थ्योरी कहें, तो वो सुधार किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी में पॉइंट 8 किया था। क्या था वो पॉइंट? सेल थ्योरी क्या है वैसे? तो सेल थ्योरी कुछ ऐसे है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और इसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेल और सेल के प्रोडक्ट से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, ये सेल थ्योरी है। मतलब बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है, ये चीज अपने को समझ लेना। अब यहाँ पर फिर किसी ने पूछा कि ये फर्स्ट सेल या सेल्स आती कहाँ से है, तो ये सेल थ्योरी का ड्रॉबैक का एक्चुअल में कहानी कुछ ऐसे ही है। तो फिर उसमें बताया कि ये जो अभी वाली सेल है, ये इसके पहले वाली सेल से आती है। तो ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके लिए उन्होंने एक सेंटेंस दिया, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना हमको। ये सारे क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय शिल्डेन एंड स्वान, एंड उसमें सेल, ये नई सेल कहाँ से अराइज होती है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ये डायलॉग किसका है? तो रुडोल्फ विर्चो का है। दोस्तों, ये बातें तो ठीक है सभी। देन उसके बाद में कोई भी सेल होती है तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। उसमें फिर अगर न्यूक्लियस पर ध्यान दें तो न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है या नहीं है। अगर विदाउट मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस है तो एक्चुअल में वो न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा, डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियोइड का है ना। तो वैसी सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। कैरियोवर्ड सेल के लिए यूज होता है, आप जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इनमें कुछ डिफरेंस और ये सारी बातें भी इसमें डिस्कस की है। देन मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में हम मीजोसोम के बारे में समझेंगे। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी एक एक करके हर एक सेल ऑर्गेनेल को उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, है ना, डायमीटर वगैरह, ये सारी बातें डिस्कस होती है और ये सही सभी क्वेश्चंस भी है। दोस्तों, आप अगर इस बार का नीट वाला 2020 ये अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें हमने देखा है कि साइटोलॉजी वाला पार्ट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए। आई थिंक 6-7 क्वेश्चन से तो ज्यादा ही है ना, मोर देन 6 क्वेश्चन है उसको अगर एनालाइज करें आप। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को याद करें। इन्होंने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, है ना। तो सबसे पहले लाइव सेल जो है वो किसने डिस्कवर किया है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना, इन्होंने डिस्कवर किया है फर्स्ट लिविंग सेल। ठीक है, अब एक पॉइंट यही है, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो सेल की डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या है कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर मान लीजिए ये एक वॉल है ना। ये वॉल अगर है तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर ऐसा मैं टेक्सचर निकालना चाह रहा कि ये अलग अलग इसमें कुछ दिख रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। मैं यहाँ पे ईंटें आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इस दीवार को अगर देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। वैसे तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर सकते हैं, टिश्यू से। तो ये हर एक ईंट जो होती है, ये ब्रिक्स, ये ईंट है, ये इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, बट इसमें कोई मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं वो, इसलिए कोई फंक्शन तो यहाँ होता नहीं है। ठीक है, अब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर किसी की बात करें, कोई भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी बॉडी अगर है वो, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर देखें तो उसमें वो मूव भी हो सकता है, उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सारी प्रोसेसेस चल रही है और स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो इसमें जो जो ये सेल से बना हुआ है, अगर इसको हम जूम करके देखें या माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो ये सेल से बना है। तो सेल को कंपेयर ब्रिक्स से करना है, ये एक एक सेल है और ये सेल्स एक्चुअल में इसको बना रही पूरे को, प्लस इसके अंदर जो फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो भी यहाँ बता रही है। इसलिए सेल को, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ की स्ट्रक्चरल, जैसे कि ये है, अब यहाँ फंक्शनल का काम नहीं है तो यहाँ फंक्शनल भी है, तो स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ये सेल की डेफिनेशन होती है। देन अगर सेल का ग्रुप हो और वो कुछ प्रॉपर डिफरेंशिएट ना हो तो उसको कैलस भी कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल इज नोन एज कैलस, और प्रॉपर अगर सेल का ग्रुप हो जिसका ओरिजिन और फंक्शन सेम हो तो उसको हम टिश्यू भी कहते हैं। वो अलग टॉपिक है सारे, फिलहाल हम यहाँ सेल के बेसिक ओवरव्यू में अगर जाते हैं, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको बताया है, ठीक है। इसके अलावा एक नाम और भी पढ़ते हैं आप, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच का भी नाम आता है, या फिर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट कोच का यहाँ पे कोच पोस्टुलेट वो अलग है, रॉबर्ट हुक का भी नाम आता है। उन्होंने फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर किया है, या फंगस जो होता है फंजाई, उसमें जो उसका हेक्सागोनल ग्रुप। देखिए सेल का मीनिंग क्या होता है, सेल मतलब होते हैं छोटे छोटे ऐसे बॉक्स, ऐसे बॉक्स जो रहते हैं इनको हम सेल कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक को ऐसे बॉक्स मिले थे फंजाई के, उसमें फंजाई की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी, तो उनको जस्ट सेल वॉल दिखी थी काइटिन से बनी हुई, जो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की, तो सेल वॉल दिखी थी उनको और उस डाइव मतलब वो बाउंड्रीज दिखी थी। तो ऐसे उन्होंने देखा कि ये सेल्स हैं छोटे छोटे, सेल मतलब ऐसा ग्रुप या एक रूम ऐसा, उसको सेल कहा है, ठीक है। तो फिर बाद में लिविंग सेल की स्टडी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की, ठीक है। रॉबर्ट हुक में डेड सेल की बात आएगी। और इसके अलावा सेल में अगर पॉइंट्स की बात करें दूसरे जो इसमें दिए हैं, अब हम इसमें जैसे सेल थ्योरी को अगर डिस्कस करें तो सेल थ्योरी इसमें ऐसा कुछ कहती है, बहुत ही छोटी सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ बाय सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, है ना। यही बस इतनी सी लाइन है इसमें। सेल थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल। अब प्रोडक्ट ऑफ द सेल, इस पॉइंट को देखना पड़ेगा। सेल थ्योरी क्या है, ऑल लिविंग organisms all living organisms are composed of cells, यानी कि सेल्स खुद तो रहेगी बट सेल लिविंग स्ट्रक्चर है इसलिए कुछ ना कुछ बनाते रहती है। वैसे हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारे बॉडी में तो जैसे मसल मास है तो बोले कि प्रोटीन लेना चाहिए, तो प्रोटीन होता है मतलब, फिर थोड़ा फैट जम जाए, थोड़ा मोटा हेल्दी, बोले फैट है इसमें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, कैल्शियम वगैरह, इनकी बातें करते हैं हम तो, है ना। तो फिर ये सेल से कैसे पूरी बॉडी बनी? तो आप इस सेल थ्योरी को अगर देखें, मतलब सेल थ्योरी गलत है क्या कि हमारी बॉडी तो प्रोटीन और फैट इनसे बनी है? बट ऐसा कुछ नहीं है। आगे जो पॉइंट दिया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड बाय सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, सेल के प्रोडक्ट। अब सेल के प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या क्या है? वही है जो आप अभी सोच रहे थे, लाइक प्रोटीन। प्रोटीन सेल का प्रोडक्ट कहां से है दोस्तों? अगर आपको पता हो तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। और राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनील है, सेल के अंदर है। तो जो राइबोसोम के ऊपर बन रहा है या राइबोसोम की हेल्प से बन रहा है, तो एक्चुअल में सेल में ही तो बन रहा है।
तो राइबोसोम से बनने वाला, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प या जो भी, तो ये सब सेल के अंदर ही है। इसलिए जो भी चीजें होगी, या फैट हो गया या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो भी चीजें हो, अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल हो, वो सब सेल के प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी बिल्कुल सही है ये, कि वो सेल्स से बने होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऐसा पॉइंट इसमें दिया है। देन उसके बाद में ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये एक पॉइंट ऐड किया है कि जो भी सेल है, यानी कि सेल डिवाइड होती है, ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं थी इनको, सेल थ्योरी जब तक दी गई थी ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब सेल टूट के दो में कन्वर्ट हो जाती है, तो पुरानी सेल तो खत्म हो गई, नई सेल बनती है और वो ग्रो करके इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ पर इनको न्यूट्रिशन मिलेगा जैसे भी, अब ये सेल फिर से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, ये सेल्स ऐसे, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, यानी कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब हमसे अगर पूछे कि ये सेल कहां से, इसके पहले वाली, ये सेल इसके पहले, तो ऑल सेल्स, ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये पॉइंट किसका है, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, तो ये आपको इसमें मिलेगा, ये सारे पॉइंट रुडोल्फ विर्चो के बारे में दिया है, 1855 में है, और उन्होंने कहा कि फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखना है, जैसे शिल्डेन का दिया है ना, शिल्डेन हो गए, जर्मन बॉटनिस्ट है ये, एक जूलॉजी वाले श्वान। ठीक है, तो शिल्डेन श्वान, उन्होंने सेल थ्योरी दी है। देन उसके बाद में सेल थ्योरी में जो मॉडिफिकेशन है कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई सेल बन रही, वो रुडोल्फ विर्चो वाला पॉइंट आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। अब दोस्तों हम सेल के बारे में अगर और बात करें तो वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, आइए अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपसे एक पॉइंट अगर पूछता हूं, मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया, वो भी हटा देते हैं, और उस सेल स्ट्रक्चर में मैंने सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ भी बना दिया, ड्रॉ किया ऐसे। अब इस नॉलेज को लेके क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा वैक्यूल बनाया है और बाहर में एक सेल वॉल भी बना रहा हूं, सेल वॉल बना रहा हूं मैं, बड़ा सा एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाया है मैंने, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे मैंने प्रॉपर न्यूक्लियस भी बनाया है, न्यूक्लियस। अब यहां पर आपसे मैं अगर पूछूं, ये जो एबो सेल है, इज इट एनिमल सेल, प्लांट सेल, या बोथ में भी एनिमल और प्लांट, है ना, ऐसा एक ऑप्शन बने। इसको मैं कहूं कोई बैक्टीरिया है या मोनेरा सेल है ना, ठीक है, मोनेरा ग्रुप के मेंबर्स की। अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि बड़ा सा वैक्यूल किन में होता है, वैक्यूल के साथ सेल वॉल किन में हो सकती है, न्यूक्लियस प्रोसेस, अगर न्यूक्लियस है तो ये मोनेरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, सेल वॉल है तो एनिमल नहीं होगा, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है तो एनिमल में तो लार्ज रहता नहीं, या तो स्मॉल रहता है, एब्सेंट रहता है। तो इस तरह से हम इसको इजीली क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं कि ये प्लांट्स है। तो ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी थ्योरेटिकल पॉइंट भी अगर आता है तो वो आप उसको क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पॉइंट यहाँ पे आपको भी बताया, कैसे बताया, देखिए कि all membrane bounded cell organelles are absent in prokaryotic cell। क्या है पॉइंट, all membrane bounded cell organelles are absent in प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है,
अब इस पॉइंट को देखकर हम ये कवर करने वाले हैं कि यार पहली बात तो ये तो पता हो कि ये सेल ऑर्गेनेल्स और वो भी कौन से मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये कौन से पॉइंट तो ये है। अगर ये पता हो तो आगे का। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर मैंने सेल ऑर्गेनेल का ऐसा टीएस बना दिया। आप इसको पहचान गए होंगे ये कौन है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस वगैरह तो है इसे, जो भी बाकी के भी स्ट्रक्चर्स जो भी रहते हैं इसमें, है ना, जो भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं ये प्रेजेंट है। इसको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया लेबल किया, ठीक। ऑप्शन में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो डायग्राम में यहाँ पे रिप्रेजेंट, मतलब ये जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन सी सेल है? इट इज प्रोकैरियोटिक, सेकंड यूकैरियोटिक, या फिर ये एनी बैक्टीरिया, या इसको मैं कह दूं पीपी। और फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर एक इंफॉर्मेशन है अगर आपको कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया मतलब किसी भी हाल में ये प्रोकैरियोटिक सेल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें आपको सेल ऑर्गेनेल कौन से वाले? मेम्ब्रेन बाउंडेड। देखिए मेम्ब्रेन है, तो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसमें आपको पता हो कि सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, तो आपका काम इजी है। तो वो सब नहीं है। अब प्रोकैरियोटिक सेल तो नहीं है क्योंकि इसमें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, और यहाँ कह रहे हैं कि एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यूकैरियोट हो सकती है फिर, हाँ बिल्कुल सही, पर शायद ये बैक्टीरिया तो नहीं है। अब हमको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट। ये पीपीएलओ मींस प्लूरल ल्यूमिनल लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा, तो ये भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर यूकैरियोटिक होगा। यानी कि सेल की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आगे बढ़ाती है। अब दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, जैसे न्यूक्लियस को लेके अगर बात करें तो आरबीसी यहाँ भी राउंडेड या बाइकॉन्केव। मैच्योर आरबीसी जो होती है बाइकॉन्केव होती है, ठीक है। वो उसका अपना है कि एडॉप्टेशन है कि वो ब्लड वेसल्स में इजीली कैपिलरीज वगैरह में पास कर जाए, इसलिए ऐसा शेप होता है उसका। तो वहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है क्योंकि उसको मोर एंड मोर स्पेस चाहिए, किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। तो वहां पर न्यूक्लियस नहीं है। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स काम आते हैं कि कहाँ पे क्या चीज है क्या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटीज, है ना, ये सब बातें हैं। अब जैसे कि यहाँ इसमें दिया है फ्रेंड्स, इसमें बताया माइकोप्लाज्मा, उसको स्मॉलेस्ट सेल कहा है। माइकोप्लाज्मा को क्या कहा है? स्मॉलेस्ट सेल। तो ये भी एक पॉइंट है। माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। ये पॉइंट आप कवर कर लेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। पीपीएलओ या फिर इसी को हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, इसको हम क्या कह रहे हैं? स्मॉलेस्ट, फर्स्ट नहीं है, छोटी है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो माइकोप्लाज्मा से बनता है। दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा माइकोप्लाज्मा के बारे में। ये माइकोप्लाज्मा जो होता है इसमें जनरली जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। एक रिकेट्शिया जैसे होता है, वो भी प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया तो आपको पता ही है, रिकेट्शिया हो गया, क्लेमाइडिया, है ना, माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोट होते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम आगे साइज को लेके बातें करें अगर, तो यहाँ पर डेटा दिया है, लाइक हम 0.3 माइक्रोमीटर दे रहे हैं बैक्टीरिया के लिए, है ना। और यहाँ पे लार्ज स्मॉलेस्ट सेल की बात आई है तो लार्जेस्ट सेल और आरबीसी का साइज, ये सब डेटा पता हो तो अच्छा है।
आइए इसमें देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं। आपने एक ये स्ट्रक्चर देखा होगा, ये स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा। व्हाट इज दिस? इट इज न्यूरॉन। कौन सा वाला न्यूरॉन है? मल्टीपोलर। ये क्या है? नेसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर एंड एक्सॉन टर्मिनल वगैरह जो है ना, डेंड्रॉन एंड डेंड्रॉइड्स। ये पूरी एक सेल है, सिंगल सेल है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। सेल है सिंगल, ठीक है। और इसको हम, ये ह्यूमन बीइंग के बॉडी में इसको दिया है, इसको लार्जेस्ट सेल कह देंगे, ठीक है। ह्यूमन एनिमल्स के अंदर बॉडी में अपने ह्यूमन बीइंग के, वैसे जो एग होता है, एग, इसको लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं। एग जो होता है, ठीक है, इसमें लिखा है एनसीईआरटी में कि द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है उसकी जो एग है उसको आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल कह सकते हैं, और इसको हम लॉन्गेस्ट कह दें। नर्व फाइबर है, लंबा सा रहेगा। तो इस तरह से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नर्व सेल और सम ऑफ लॉन्गेस्ट, है ना, मैं इसको लार्जेस्ट कहता हूँ तो गलत है, तो लॉन्गेस्ट कह देना चाहिए, लॉन्गेस्ट, ठीक है, सेल हो गया। और एग ऑफ, आइसोलेटेड एग ऑफ ऑस्ट्रिच, इसको हम लार्जेस्ट सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। सेल्स तो और भी होती है बहुत सारी, है ना, और भी उनमें पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, एक पॉइंट तो यही रहेगा यहाँ कि ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी हैं देखिए जरा दोस्तों। सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड जो पढ़ते हैं उसमें भी डबल मेम्ब्रेन वाले और सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऐसे कुछ है। एक जिसे हम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट, नॉट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड, ये सभी डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, डबल मेम्ब्रेन है इनके ऊपर, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है सभी, एंड दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से? लाइसोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, है ना, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा पेरोक्सिसोम, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं। ये सभी कैसे हैं? ऑल आर सिंगल, है ना, मतलब एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं ये सब, है ना। ये डबल मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक राइबोसोम, सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियोलस, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सभी विदाउट मेम्ब्रेन, ये सब विदाउट मेम्ब्रेन वाले होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स है ये सभी आप डिस्कस करते ही हैं, अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ते हैं इनको। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में नहीं रहेंगे, यूकैरियोट में रहेंगे। फिर हर एक सेल ऑर्गेनेल के अपने अपने फंक्शन होते हैं, वो भी देखना है।
फिलहाल यहाँ प्रोकैरियोट्स में ये नहीं है, और प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है, विदाउट मेम्ब्रेन वाला है, और ये प्रेजेंट होता है, वो बाकी नहीं होंगे। और इसमें भी टाइप जो रहते हैं तो 70S राइबोसोम खासकर इसमें होता है। और दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा को डिस्कस किया है इन्होंने। देन उसके बाद यहाँ पे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन वाला जो पैराग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम मीजोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मीजोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जो आपने देखा अभी कि इतने सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं है किसमें, प्रोकैरियोट में, फिर भी प्रोकैरियोट का काम तो चल रहा है, यानी कि ये जो काम कर रहे थे इनकी जगह वहां पे कोई और है जो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका नाम है मीजोसोम। मीजोसोम की फंक्शन क्या है वो हमको पता होना चाहिए। सेलुलर रेस्पिरेशन में एंजाइम्स को सरफेस देना है, काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, तो वो कौन करेगा, मीजोसोम। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रोटेक्टिंग जो भी लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह रहेगा। देन उसके बाद में सेल वॉल रहती है, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल की अगर बात करें तो ये कुछ पॉलीसैकेराइड्स जैसे है ना, म्यूकोपेप्टाइड वगैरह इनकी बनी रहती है ना, पॉलीसैकेराइड्स है ना, इनसे बनी रहेगी म्यूकोपेप्टाइड, NAG, NM वगैरह। देन इसके बाद यहाँ अंदर सेल मेम्ब्रेन पूरे कंप्लीट में ये रहेगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक, ये सेल मेम्ब्रेन रहेगी। अब इस सेल मेम्ब्रेन में अच्छा इसका कंपोजिशन लिपिड और प्रोटीन होता है, जो कि हायर एनिमल्स हायर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि यूकैरियोट्स होते हैं उनके सिमिलर होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोट में कौन सा स्ट्रक्चर है जो हायर एनिमल्स से के सिमिलर होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन लेवल पर ही होता है। ये डिस्कशन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, ठीक है। सेल वॉल के अलावा जब सेल मेम्ब्रेन डिस्कस होता है इसमें, तो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड, इसमें दिया है, मतलब आप अगर पढ़ते हैं या कहीं भी ये पॉइंट देखने को मिलता है। पॉइंट क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, बट वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न की होती है, ये पॉइंट है, ठीक है। लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। आइए दोस्तों और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करें। इस सेल एनवेलप में, इसमें सेल मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है अलग अलग, और यह स्ट्रक्चर ही वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, ये है मीजोसोम। मीजोसोम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और यह सारे दूसरे काम करता है, ठीक है। जितने भी मतलब सेल ऑर्गेनिल्स नहीं कर पाते वो काम ये करेगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट इसमें आपको मिलेगा ये मीजोसोम वाला, जो कि एक्चुअल में इनने सेल मेम्ब्रेन वाले पार्ट में दिया है इसको, ठीक है। तो ये बात इसमें मीजोसोम का पॉइंट इसमें कवर कर सकते हैं आप। देन और बात करें अगर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वगैरह तो सब मतलब न्यूक्लियस नहीं रहेगा, जेनेटिक मटेरियल कहीं सेंटर में रहता है, और प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म अलग अलग नहीं होते। दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रॉपर होता तो अंदर होता न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके बाहर यहाँ साइटोप्लाज्म, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जैसे कि जब मतलब अब यहाँ अगर हम बात करें तो डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन, ये सभी काम के लिए यहाँ पे स्पेस जगह कौन सी है, कौन सा प्लेस है, सब सेल में हो रहा है, बात खत्म। बट अगर ये यूकैरियोटिक सेल होती तो इसमें डीएनए से डीएनए बनाना हो या डीएनए से आरएनए बनाना हो, तो इतना काम इनसाइड द न्यूक्लियस, और उसके बाद आरएनए बाहर आता है चल के, तो वहां प्रोटीन यानी प्रोटीन बनाने वाला काम आउटसाइड द न्यूक्लियस यानी इनसाइड द साइटोप्लाज्म के अंदर। बट ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश नहीं रहता प्रोकैरियोट में, इसीलिए कहते हैं कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों काम साथ में चल सकते हैं।
यानी आरएनए का बनना और प्रोटीन का बनना, ये दोनों काम एक साथ चलते रहते हैं, है ना। मतलब उसमें कुछ ऐसा ट्रांसफर ऑफ आरएनए वाला प्रोसेस नहीं होता है, जबकि यूकेरियोट सेल में यहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर रहते हैं उनसे आरएनए को बाहर लाया जाता है और वो काम हो रहा होता है। दोस्तों, इसमें प्रोकैरियोट यूकेरियोट में जो भी डिफरेंसेस रहते हैं वो हमने डिस्कस किए। यहाँ पर और भी जैसे सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, बैक्टीरियल सेल, इसमें आपको कुछ जैसे स्ट्रक्चर फ्लैजिला देखने को मिलेगा। फ्लैजिला में फिलामेंट रहता, हुक रहता, बेसल बॉडी, वो सब इससे रिलेटेड है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अगर यूकेरियोट से और कंपेयर करें तो इसमें सेल ऑर्गेनिल्स का मेन डिफरेंस रहता है। यूकेरियोट सेल में न्यूक्लियस के बेसिस पर ही उसको डिफाइन करते हैं। कैरियोवर्ट जो होता है रिलेटेड विद न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिसका इनिशियल न्यूक्लियस है उनको प्रोकैरियोट कहते हैं, जिनका डेवलप न्यूक्लियस है उनको हम यूकेरियोट कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी सेल ऑर्गेनेल वगैरह उस बेसिस पर। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे इसमें आगे एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए हैं, मतलब सेल वाले ही चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल वगैरह, उनको सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।